नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गर्ल्स सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 33वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सिद्ध संबत तक चर्चा किया है और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भानुगुप्त का एरण पाषाण स्तंभ अभिलेख गुप्त संबत 191 स्थित है। तो भानुगुप्त का एरण पाषाण स्तंभ लेख जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। भानुगुप्त का एरण पाषाण स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में एक सागर जिला है, एक जिला है सागर जिला है और यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसकी तिथि क्या है? गुप्त संबत 191। गुप्त संबत 191। तो गुप्त संबत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 319 ईस्वी से माना जाता है। तो 319 और 191 910 914 510 ईस्वी जो इसका समय आपका आ जाएगा। आपका जो भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख है उसकी जो ईस्वी में तिथि क्या है? 510 ईस्वी है और गुप्त संबत में 191। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम के द्वारा जो की गई थी। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और कभी कभी पूछ दिया जाता है किस नदी के तट पर है? तो यह वीना नदी के तट पर है। वीना नदी के तट पर अवस्थित है। और प्राचीन नाम इसका क्या था? इसका एरण का प्राचीन नाम था अरेकिन या एरेकिन। एरेकिन जो है इसका प्राचीन नाम था। और यह गुप्त वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस नगर को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा जाता था? समुद्रगुप्त का भोग नगर, समुद्रगुप्त का भोग नगर। तो समुद्रगुप्त का भोग नगर एरण को ही कहा जाता था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर, नाराज होने पर यमराज के समान था? तो समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और नाराज होने पर यमराज के समान प्रतीत होता था। यह भी एरण अभिलेख में ही कहा गया है। और किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जो दानवीरता की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र एवं यमराज से की गई है? ये भी आपका वही है। तो आपका जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। और इसमें जो है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी प्राप्त होता, दत्त देवी। दत्त देवी जो समुद्रगुप्त की महिषी थी, तो उसका नाम यहाँ पर इस अभिलेख में प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी और अनेक उसके पुत्रों और पौत्रों का भी उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख की महत्ता सर्वाधिक ये है कि सती प्रथा के विवरण में जो है, या सती प्रथा के विवरण से संबंधित साक्ष्य देने वाला पहला अभिलेख ही साक्ष्य है। इसके पहले कोई अभिलेख ऐसा नहीं प्राप्त हुआ था जिसमें सती प्रथा का विवरण प्राप्त हुआ हो। तो इसमें सती प्रथा का पहला विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य है। एक तो यह महत्वपूर्ण हो गया, परीक्षाओं में जनरली पूछा जाता है। इसमें किसके संबंध में है? इसमें एक शासक था भानुगुप्त, उत्तरगुप्त शासक था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का सेनापति और उसका मित्र था गोपराज। जब गोपराज की जो है हुरों के साथ संघर्ष में गोपराज की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के पश्चात जो है उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी सती हो गई थी। उसकी पत्नी गोपराज की चिता में सती हो गई थी। तो इस प्रकार से यह सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला पहला ऐतिहासिक अभिलेख है। और इसमें जो है
एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, ये कभी कभी स्टेटमेंट ही पूछ दिया जाता है। भक्तानुरक्ता लिख दे रहा हूं, भक्तानुरक्ता, भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता, भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता भार्या, नोट करते जाइएगा क्योंकि पूरा भी डिलीट करना पड़ेगा। भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता च भार्या वलाग्न अनुगताग्नि, वलाग्न अनुगताग्नि, अनुगताग्नि, अनुगताग्नि राशिम, अनुगताग्नि राशिम। भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता भार्या वलाग्न अनुगताग्नि राशिम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख क्या है? यही आपके भानुगुप्त के एरण स्तंभ में ही प्राप्त होता है, जिसको कहा गया कि भक्ति भाव से अनुरक्त उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? भानुगुप्त की, भक्त भाव से अनुरक्त उसकी पत्नी प्रिया कांता भार्या ने उसका अनुगत बनकर अग्नि में प्रवेश किया। एरण्यलेख में इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये भी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसे हमारे यहाँ जो है एक जाति थी कठ जनजात, कठ जनजात में जो सती प्रथा का जो है प्रचलन पहले से ही था, साथ साथ में तक्षशिला की स्त्रियों के द्वारा भी जो है कई बार जो है सती होने का विवरण प्राप्त होता है। जैसे एक विद्वान था, यूनानी लेखक था स्ट्रैबो ने इसका उल्लेख किया है। आपका पंजाब की कठ जातियों में और तक्षशिला की स्त्रियों में सती प्रथा का उसने विवरण दिया है। महाभारत में इसका विवरण प्राप्त होता है, राजतरंगिणी में इसका विवरण प्राप्त होता है, आपके हर्षचरित्र में सती प्रथा का विवरण प्राप्त होता है। तो और आगे से सब जो भी कंटेंट होगा अगली वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी। तो प्रश्नगत इसमें हमारा उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश, विकल्प बी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिक्कों का सबसे छोटा अंश है? तो सिक्कों का जो है सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अंश होता है विंशोपक। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जो सिक्का होता है, तो जिसमें सबसे बड़ा सिक्का होता है द्रम यहाँ पे दिया हुआ विकल्प में। द्रम जो 66 ग्रेन का होता है, द्रम का वजन कितना होता है? 66 ग्रेन होता है। उसके बाद अर्धद्रम आता है, तो अर्धद्रम जो उसका 33 ग्रेन हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है पादद्रम। पादद्रम जो है 25 ग्रेन का होता है, 1/4 होता है, द्रम का 1/4 होता है। उसके बाद जो विंशोपक होता है वह द्रम का 20वां भाग होता है, वह द्रम का 20वां भाग होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? विंशोपक। विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वजन की सबसे छोटी इकाई थी? वजन की सबसे छोटी इकाई, तो वजन की सबसे छोटी इकाई इसमें है आपका मासक। इसमें आपका आएगा मासक। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और सबसे छोटी इकाई मासक होती है और सबसे बड़ी इकाई होती है आयमानी। आयमानी सबसे बड़ी इकाई आयमानी, सबसे छोटी इकाई मासक। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे छोटी और हाँ, इसको मासक को स्वर्ण मासक भी कहा जाता है। स्वर्ण मासक इसमें हो जाएगा, स्वर्ण मासक। इसको रक्तिका के नाम से भी जाना जाता है, रक्तिका के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण मासक या रक्तिका से जो बड़ी इकाई होती है उसको कहा जाता है कर्ष, उसको कहा जाता है कर्ष। जैसे कर्षार्पण बना है, तो एक कर्ष में जो है 16, एक कर्ष में 16 स्वर्ण मासक होता है। एक कर्ष में 16 स्वर्ण मासक होता है। कर्ष से बड़ी इकाई होती है पल, ये दिया हुआ इसमें, उससे बड़ी इकाई होती है पल। तो एक पल में जो है 4 कर्ष होते हैं, एक पल में 4 कर्ष होते हैं। और पल से बड़ी इकाई होती है आपकी आयमानी। और एक आयमानी में 100 पल होते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई आयमानी और सबसे छोटी इकाई
स्वर्ण मासक, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कैरो काहिरा मिस्र में है से प्राप्त गिनीजा रिकॉर्ड में दो देशों के बीच व्यापार का संदर्भ मिलता है। तो गिनीजा रिकॉर्ड जो है मिलता तो कई जगह पे, लेकिन जो कैरा से गिनीजा रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, बेसिकली जो है आपका जो गिनीजा रिकॉर्ड होता है वह आज जो सीलबंद कोठरी होती है, ठीक है, सीलबंद कोठरी होती है, उसमें प्राचीन पांडुलिपियों और दस्तावेजों को जो संरक्षित किया जाता है तो उसी को गिनीजा रिकॉर्ड बोलते हैं। और काहिरा का जो गिनीजा रिकॉर्ड है जो कि वहाँ के एक वाचनालय से प्राप्त हुआ है, तो उसमें सीलबंद कोठरी में इसको रखा गया है और संग्रहालय में 4 लाख दस्तावेजों और पांडुलिपियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। 4 लाख दस्तावेजों और पांडुलिपियों के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 लाख दस्तावेज किस रूप में? पांडुलिपि के रूप में है। और सब नवीं से लेकर 19वीं सदी के मध्य के हैं। नवीं से लेकर 19वीं सदी के मध्य के हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैरो से प्राप्त गिनीजा रिकॉर्ड में दो देशों के बीच व्यापार का संदर्भ मिलता है। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा अरब और दक्षिण भारत, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जो गिनीजा रिकॉर्ड है इसमें मुख्य रूप से भूमध्य सागर और हिंद सागर के भूमध्य सागर और हिंद महासागर के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। तो भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर में जैसे सीरिया आता है, आपका सीरिया है, लेबनान है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ये सब आपके जो है भूमध्य सागर में आएंगे। और हिंद महासागर में कौन कौन से देश आएंगे? फारस की खाड़ी है, भारत है, ठीक है। तो भारत का जो उसमें गुजरात और मालाबार तट वाला एरिया है, जो दक्षिण भारत लिखा है तो गुजरात और मालाबार तट, तो ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आपका अरब और दक्षिण भारत, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑगस्टस जिसके स्वर्ण सिक्के भारत में मिले हैं शासक था। तो ऑगस्टस जो है एक रोमन शासक था जिसके समय में भारत और रोमन व्यापार अपने चरम पे था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और ऑगस्टस के समय में, ऑगस्टस कालीन भारत और रोम के जो व्यापार है उसके संबंध में हमें विस्तृत विवरण जो है पेरिप्लस की एरिथ्रियन सी में मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द, ग्रंथ का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, इस पे चर्चा हुई है पहले की वीडियो में, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में जो है अगस्टस कालीन जो है भारत और रोमन व्यापार के संबंध में चर्चा मिलती है। साथ ही साथ जो है एक स्थान है पांडिचेरी में, पुडुचेरी जिसको कहते हैं अरिकामेडु। तो अरिकामेडु के उत्खनन से जो है ढेर सारे रोमन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं जो कि यह दर्शाती हैं कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। वहां से एक रोम के शासक ऑगस्टस का मंदिर भी प्राप्त हुआ है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, रोम। अगला प्रश्न है, डीडी कौशाम्बी वास्तविक रूप से आचार्य थे। तो डीडी कौशाम्बी का नाम हम लोगों ने सुना, एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, एक वामपंथी इतिहासकार थे, एक मार्क्सवादी इतिहास विचारधारा के इतिहासकार थे। वास्तविक रूप से पूछा जा रहा किस विषय के हैं? तो वास्तविक रूप में वह एक गणितज्ञ थे, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। डीडी कौशाम्बी जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित के प्रोफेसर के रूप में एक लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया है। और इनका पूरा नाम था दामोदर धर्मानंद, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। भारत में, ठीक है, भारत में मार्क्सवादी इतिहास के जनक, भारत में मार्क्सवादी इतिहासवाद के जनक डीडी कौशाम्बी
किसके प्रोफेसर थे? गणित के प्रोफेसर। कहाँ पे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? यह पुणे में है। और इनको भारतीय इतिहास का भी जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक, तो भारतीय इतिहास का जनक भी डी कौशाम्बी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोण एक माप था। तो द्रोण जो है अनाज मापने की एक इकाई होती थी, एक अनाज मापन की एक प्रसिद्ध इकाई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और द्रोण पूछा जाता है परीक्षाओं में। आढ़क पूछा जाता है, आढ़क, आढ़क भी जो है अनाज मापन की एक इकाई थी। प्रस्थ पूछा जाता है, प्रस्थ का संबंध है, तो प्रस्थ भी अनाज मापन की एक इकाई थी। और एक है कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब भी जो अनाज मापन की एक इकाई थी। और ये जो है आपके आढ़क है, प्रस्थ है, कुटुंब है, ये सब द्रोण से छोटी इकाइयां थी, द्रोण से छोटी इकाइयां थी। द्रोण से बड़ी इकाइयां भी अनाज मापन के लिए प्रयोग की जाती थी, जिसमें आता है वाह का नाम है। तो एक वाह में जो है 10 द्रोण होता था, एक वाह में 10 द्रोण होता था। और इसके वाह के बाद आता था वारी, तो एक वारी में जो है 16 द्रोण होता था, एक वारी में 16 द्रोण होता था। और सबसे बड़ी इकाई होती थी कुंभ, कुंभ, एक कुंभ जो में 20 द्रोण होता था। तो वाह में 10 द्रोण और वारी में 16 द्रोण और कुंभ में 20 द्रोण होता था। इसी प्रकार से कुछ परीक्षाओं में भूमि मापन से संबंधित इकाइयां भी आती हैं, चूंकि यहाँ पे बता देना सही रहेगा, प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हमें परीक्षाओं में हो जाता है कि भूमि मापन से है कि अनाज मापन से है, किससे संबंधित है। तो भूमि मापन से संबंधित जो प्रमुख इकाइयां हैं, तो उसमें होता है एक है आढ़वाप। आढ़वाप किससे संबंधित है? तो आढ़वाप जो है भूमि मापन की एक इकाई है, जो सब छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। आधा एकड़ तक का जो है, आधा एकड़ तक का क्षेत्र इसमें जो है इससे मापा जाता है। आढ़वाप से बड़ा होता है कुल्यवाप, कुल्यवाप, कुल्य जैसे कुल्या होता है ना, नहर जिसको बोला जाता है, तो कुल्यवाप इसमें जो है 12 से 16 एकड़ की मापन हो, 12 एकड़ से लेकर 16 एकड़ तक का मापन किया जाता था। और आढ़वाप, कुल्यवाप, उसके बाद एक होता था द्रोणवाप, द्रोण वाप। तो द्रोणवाप जो है एक कुल्यवाप से छोटा होता था, एक कुल्यवाप से छोटा होता था। आधा से 2 एकड़ तक, आधा से 2 एकड़ तक जो है भूमि का मापन किया जाता था। और सबसे बहुत बड़ा होता था पाटक, पाटक सबसे बड़ी इकाई होती थी। इसमें 60 से लेकर 80 एकड़ तक का भूमि मापन किया जाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना एरिया दिया हुआ है। तो और सबसे छोटी इकाई अगर पूछ दिया जाए भूमि मापन की, तो सबसे छोटी इकाई अंगुल होती थी, सबसे छोटी इकाई अंगुल होती थी। और सबसे बड़ी इकाई होती थी पाटक, सबसे बड़ी छोटी अंगुल, सबसे बड़ी पाटक होती थी। ठीक है, और कुछ और इकाइयां होती हैं, कुछ और इकाइयां होती हैं जिनको भूमि मापन के लिए यूज किया जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है नल, नल से किस चीज का मापन किया जाता था? तो भूमि मापन किया जाता है। निवर्तन, निवर्तन ये भी भूमि मापन की ही एक इकाई होती थी। और धनु है, धनु का प्रयोग भी जो भूमि मापन के लिए किया जाता था। और एक प्रश्न आता है कि पाटक इकाई का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ था? पाटक इकाई का, पाटक का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ है? तो पाटक का सबसे पहला उल्लेख जो गुणैधर अभिलेख में मिलता है। गुणैधर, गुणैधर अभिलेख, गुणैधर अभिलेख वैन्यगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुणैधर अभिलेख वैन्यगुप्त से संबंधित है। अच्छा, दक्षिण भारत में भी कुछ प्रसिद्ध भूमि मापन की इकाइयां थी, जिसमें से है माह थी, माह मैंने बताया इसके पहले की भी, जो माह, बेली, कोल, माह, बेली, कोल, कल, नीलम, नीलम, ये सब जो है इकाइयां होती थी। इसके तो प्रश्नगत हमारा उत्तर क्या है? विकल्प सी, अनाज मापन के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम किस राजा की मुद्राओं में प्राप्त होता? बुद्ध का अंकन सबसे पहले जो है कनिष्क प्रथम की मुद्राओं में प्राप्त होता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है।
बुद्ध का सबसे पहला जो मानवीय अंकन या अंकन किसके समय में मिलता है? कनिष्क पर। कनिष्क फर्स्ट का समय क्या था? 78 से लेकर 101 ईस्वी इसका समय था और यह कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। तो इसने इसके सिक्कों पे इसकी जो मुद्रा पे इसके सिक्कों पे इसकी जो आकृति मिलती है उसमें इसको प्रभामंडल युक्त दिखाया गया। प्रभामंडल युक्त खड़ी मुद्रा में, कायस्वर मुद्रा में इसको दिखाया गया है और इस पे जो है बोद्धो लेख अंकित है। बोद्धो लेख जो है अंकित है और कहीं कुछ मुद्राओं पे शक मनो बोद्धो भी अंकित है। तो मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सबसे पहले कनिष्क की मुद्राओं पर हमें प्राप्त होता है। और कनिष्क प्रथम ने हिंद यौन शासकों द्वारा प्रारंभ की जो है एक प्रश्न आता है कि किस कुषाण शासक ने या किस शासक ने भारत में द्विभाषी और द्विलिपि सिक्कों को बंद करा दिया था। तो प्रारंभ किसने किया था? इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन बंद किसने कराया था? तो इनको बंद कराया था कनिष्क प्रथम ने। ठीक है। और कुषाण काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो कुषाण काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय कनिष्क फर्स्ट को ही दिया जाता है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज किस राजवंश के शासन काल में बनाया गया था? तो उड़ीसा लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। और इसका निर्माण जो है सोमवंशी शासकों के द्वारा कराया गया था। सोमवंश की 3 पीढ़ियों के शासकों द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस मंदिर का? लिंगराज मंदिर। कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ पे? भुवनेश्वर में है, जिसको कहा जाता है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। और भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है यह उड़िया शैली मंदिर निर्माण की जो उड़िया शैली है, तो उड़िया शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण सोमवंशी शासकों ने करवाया था। सोमवंश के शासकों ने इसका निर्माण कब करवाया था? तो 10वीं-11वीं शताब्दी में। 10वीं-11वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण सोमवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और कभी कभी उन शासकों के नाम भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो वो शासक थे सबसे पहले जो इसका ग्राउंड रखा था, जो इसकी क्या बोले आधारशिला रखा था मंदिर के, तो ललातेंदु केसरी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और जजात केसरी और महाभव गुप्त ने, महाभव गुप्त, तो ललातेंदु केसरी, जजात केसरी और महाभव गुप्त ने जो इस मंदिर को नींव रखी। ललातेंदु केसरी और जजात केसरी और महाभव गुप्त ने जो इसको पूर्णता प्रदान की, इसको पूर्ण करवाया। ठीक है। तो अगर आधारशिला पूछा जाएगा तो आप आधारशिला ललातेंदु केसरी को बताएंगे और पूर्णता जजात केसरी और महाभव केसरी को बताएंगे। नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाए, नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण, नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर तो लिंगराज मंदिर। और प्रश्न आता है उड़ीसा का कौन सा मंदिर है जिसका शिखर वक्राकार है? तो वक्राकार शिखर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आपका लिंगराज मंदिर। ठीक है। और इस मंदिर का प्रारंभिक नाम भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा गया, तो कृत्तिवास भगवान शंकर का नाम था। तो कृत्तिवास मंदिर जो है इस मंदिर का नाम था। और जो मंदिर के मुख्य अंग हैं, जैसे जो आपके उड़ीसा के मंदिर हैं उसके देउल प्रसिद्ध हैं।
देउल, जगमोहन जो है उस शैली का जो है एक उदाहरण है, जगमोहन। नट मंडप, नट मंडप, भोग मंडप, ये पूछे जाते हैं, भोग मंडप। देउल का संबंध किस शैली के मंदिरों से है, जगमोहन का संबंधित किस शैली के मंदिरों से है, भोग मंडप का संबंध, नट मंडप का संबंध किस शैली के मंदिरों से है, तो वो आपका उड़िया शैली के मंदिरों से, नागर शैली के मंदिरों से। इस पर रामायण और महाभारत के दृश्यों का भी अंकन हुआ है, रामायण और महाभारत के दृश्यों का भी अंकन हुआ है। और एक प्रसिद्ध यहाँ पे मूर्ति है प्रेम पत्र, प्रेम पत्र लिखती नारी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई, प्रेम पत्र लिखती नारी की मूर्ति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख अशोक की पत्नी के नाम का उल्लेख करता है। तो अशोक की पत्नी के नाम का उल्लेख उसका एकमात्र अभिलेख करता है जिसका नाम है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख विकल्प पे हमारा सही आंसर है। प्रयाग अभिलेख जो है अशोक की एकमात्र रानी कारुवाक का उल्लेख करता है, कारुवाक। और उसके पुत्र है, उसका नाम था तीवर। एक पुत्र का नाम अभिलेखों में प्राप्त होता है जिसका नाम है तीवर, और कारुवाक एक रानी है जिसका नाम हमें अभिलेखों में प्राप्त होता है। तो कारुवाक और तीवर का उल्लेख करने वाला अभिलेखी साक्ष्य क्या है, कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख। ठीक है, इसको रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, इसको इस प्रयाग अभिलेख को आप कौशाम्बी अभिलेख भी कह सकते हैं, कौशाम्बी अभिलेख। इसको आप रानी का लेख कह सकते हैं, रानी का लेख। इसको आप साम्राज्ञी का लेख कह सकते हैं। और एक आता है प्रश्न, दानात्मक अभिलेख किसे कहा जाता है, दानात्मक अभिलेख। तो दानात्मक अभिलेख भी आप, दानात्मक अभिलेख, तो दानात्मक अभिलेख आप किसको कहते हैं, आपका प्रयागराज अभिलेख को ही कहा जाता है। और इस अभिलेख पे जो है अशोक की राजकीय घोषणाएं, राजकीय घोषणाओं का अंकन करने वाले जो है कुछ अभिलेख हैं अशोक के, जिसमें से आपका प्रयाग अभिलेख भी राजकीय घोषणाएं इस पे प्राप्त होती हैं। आपका सांची अभिलेख है, इस पे भी अशोक की राजकीय घोषणाएं प्राप्त होती हैं। और सारनाथ नहीं है, निकलीवा हाँ सारनाथ भी आपका है, सारनाथ अभिलेख है जिस पे हमें इसकी घोषणाएं प्राप्त होती हैं। निगलीवा सागर है, निगलीवा सागर है जिस पे अशोक की घोषणाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ इस संबंधित इससे महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक प्रश्न आता है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में फूट डालने वाले भिक्षुओं को, मतलब संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं को चेतावनी दी है कि अगर वैसा कार्य करेंगे तो उनको संघ से बहिष्कृत करके राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उसका विवरण भी कहाँ पे हमें मिलता है, कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख में ही मिलता है। उसने कहा था कि जो भी भिक्षु जो है संघ में फूट डालने की कोशिश करेगा, चाहे वह भिक्षु हो चाहे वह भिक्षुड़ी, उसे उत्तरी वस्त्र उतरवा कर सफेद कपड़े पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा और संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। सब जिसको ब्रह्मदंड भी कहा जाता था, इसको ब्रह्मदंड कहा जाता था जब भिक्षु को संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, चोल नरेशों द्वारा दो बृहदेश्वर मंदिरों के निर्माण, चोल नरेशों द्वारा दो बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण किन स्थानों पर करवाया गया। तो दो चोल शासकों ने दो अलग अलग जगहों पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पहला मंदिर जो है बृहदेश्वर का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। और इसमें जो है गंगई कोंड चोलपुरम, ये हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका सही होगा। हम आपको लगता है इसमें हाँ विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए 1 और 3। यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया था। और बाद में राजेंद्र प्रथम, जो कि राजराज का पुत्र था, राजराज का पुत्र था राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम, उसने गंगई कोंड चोलपुरम में जो है एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का एक
नकल मात्र ही है। जितना अच्छा मंदिर तंजौर का माना जाता है उतना गंगईकोंड चोलपुरम का नहीं माना जाता। बेसिकली यह मंदिर जो है इनकम्प्लीट, अपूर्ण ही रह गया था। तो जो राजराज प्रथम के समय में तंजौर में मंदिर बनवाया गया था वह भगवान किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर का भी कहा जाता है। राजराजेश्वर, प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है किसको भी कहा जाता है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है 1003 से लेकर 1011 ईस्वी के मध्य जो है कराया गया था राजराज फर्स्ट के द्वारा। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा व लंबा मंदिर माना जाता है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा मंदिर माना जाता है। और 13 इसका जो विमान है वह 13 मंजिला है। 13 मंजिला इसमें विमान है जो कि द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान माना जाता है। और इसमें भगवान शिव के जो है त्रिपुरांतक रूप की भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप का विवरण है। त्रिपुरांतक रूप मतलब 3 नगरों का संहार करने वाले भगवान शिव के मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया है। यहाँ पे त्रिपुरांतक की काष्ठ प्रतिमा प्राप्त हुई है। और भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप को सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध कहीं मिली है तो भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चोल काल में ही मिली है। और एक प्रश्न जो है यूजीसी में पूछा गया था कि त्योरम से संबंधित, मतलब त्योरम का संबंध है। तो त्योरम जो है नायनार संतों की एक प्रसिद्ध कीर्ति है और इस कीर्ति में सबसे ज़्यादा भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप की ही महिमा की गई है। और आपका जो है जो मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर है, तो मंदिर की दीवार पर राजराज प्रथम और उसके गुरु, उसके आध्यात्मिक गुरु थे एक, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है। उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम कुरवाक था। तो उन दोनों का जो है वहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। और जो शिव की कितनी भंगिमाओं की, शिव की 108 भाव भंगिमाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद आपका आ जाएगा गंगईकोंड चोलपुरम वाला मंदिर है। तो ये भी है राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित है। गंगईकोंड चोलपुरम इस मंदिर को बनवाया गया था। वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। 8 मंजिला इसका विमान जो है 8 मंजिला है। और तंजौर के मंदिर का विमान 13 मंजिला है। और यह मंदिर जो है बहुत अच्छी अवस्था में इस समय प्राप्त नहीं है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प 1 और 3। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ वेदी निर्माण हेतु माप का निर्धारण करता है? तो शूल सूत्र जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है सबसे पहले ज्यामिति या रेखा गणित के साथ मिलते हैं। यज्ञों को किस प्रकार से यज्ञों के कुंड बनाए जाते हैं, तो उनकी माप क्या होगी, उन सब का विस्तृत विवरण शूल सूत्र में ही प्राप्त होता है। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सभी ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से परीक्षाओं में से आपको लाभ प्राप्त होगा। खासतौर पर प्रश्न तो कम है, लेकिन उन प्रश्नों से संबंधित इतने हमने सिखात्मक प्रश्न बना दिए हैं, इतने प्रश्न बना दिए हैं कि जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।